नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठारसल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों देखिए, आप सबको पता होगा कि ऐसे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यह शुद्ध प्रतिरोधी बोल रहा है, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वह क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो शुद्ध मतलब कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, यूनिटी होता है, मतलब कि 1 है ना, ठीक है, या फिर इकाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो सत्य आंसर क्या हो जाएगा, जो पावर फैक्टर होता है वह इकाई होता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में किस प्रकार पदार्थ का डोपिंग, मतलब जो अपने पी टाइप के पदार्थ होते आप सबने देखा होगा, जो ट्रांजिस्टर बनते हैं, ठीक है, उनमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पी टाइप का पदार्थ मटेरियल होता है वह कौन सा होता है, वह एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियम बोलते हैं, ठीक है। जिसकी डोपिंग, जिसकी अशुद्धि को मिलाया जाता है तब जाके जो अपना पीएनपी जो अपना ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। आगे इसमें साथियों और एक आपको पता होना चाहिए कि जो अपना एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी एक अशुद्धि मिलाई जाती है। वह कौन सी होती है, तो वह होती है साथियों आर्सेनिक, है ना, ठीक है। उसमें आता है आर्सेनिक, काय में, एनपीएन में, और पीएनपी में क्या आता है, इंडियम आता है, ठीक है। यह याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर मतलब कि जो अपने फ्रिज होते हैं में प्रयुक्त गैस निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो घरों में अपने क्या होते हैं, फ्रिज लगे होते हैं, उनके अंदर में भी गैस होती है। वह कौन सी गैस होती है, वह होती है फ्रियान गैस, ठीक है। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ प्रतिरोध को मापा जाता है। जो अर्थ प्रतिरोध होता है मतलब कि भूमि का जो बोलते हैं ना, तो दोस्तों वह अर्थ टेस्टर की सहायता से मेजर किया जाता है। अब इसमें देखिए एक मेजर दिया हुआ है सामने में, तो यह क्या करता है दोस्तों, अपना जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसको नापता है, ठीक है। ये वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर आप सबको पता होगा, जो पावर होता है उसको मेजर करता है। और ये बीट स्ट्रीम लिखा हुआ है, इससे क्या मापते हैं दोस्तों, अज्ञात रेजिस्टेंस को मापा जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के मध्य प्रतिरोध होता है। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है साथियों, आप सबको पता है कि यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, पावर तथा फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तित किए वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। इसमें इतनी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। कौन, ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसके बीच में जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों वह अनंत होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों अनंत क्यों होता है यह भी आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्योंकि जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसका इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक भी कनेक्शन नहीं होता। किसमें, मतलब जो अपनी वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग तो सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, यह दोनों छुट्टा होती है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग अलग होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होती है, ठीक है। यह इसमें क्या होता है, हमेशा एसी सप्लाई मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है साथियों, इंडक्शन मतलब कि प्रेरण, है ना। उसके कारण क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम विद्युत वाहक बल देते हैं मतलब कि एसी करंट देते हैं, तो जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिससे हमको आउटपुट में वोल्टेज और करंट मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका कि अगर अधिक वाइंडिंग मतलब सेकेंडरी में अधिक वाइंडिंग लगी हुई तो आपका वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाएगा। अगर कम वाइंडिंग यानी कि टर्न की संख्या कम है तो वह स्टेप डाउन कहलाएगा। तो इसी से हम आप मेजर कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, मतलब कि वोल्टेज को देख के। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इसका अनंत होता है, ठीक। अगर सपोज आपका ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध चेक करने पे आपको शून्य दर्शा रहा है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर है साथियों उसका इंसुलेशन पिघल चुका है, खराब हो चुका है, या फिर ट्रांसफार्मर अंदर से उसका वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्ट हो चुकी है, जिसके कारण आपका जो रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, शून्य दिखा रहा है। इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर फेल हो चुका है। तो साथियों इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, इसका आंसर क्या है, अपना अनंत आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलती हुई प्रेरण मोटर
का एक फेज उड़ जाना कहलाता है। सपोज अपनी जो 3 फेज की सप्लाई है RYB, ठीक है, अपनी कोई डेल्टा 2 स्टार मोटर लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सपोज एक फेज क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब कि यहाँ से जो अपना फ्यूज था वो क्या हो गया, टूट गया, हट गया, फट गया, गल गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मोटर होगी वह क्या हो जाएंगी साथियों, सिंगल फेजिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसका आंसर आ रहा है अपना सिंगल फेजिंग। क्वेश्चन था एक चलती हुई प्रेरण मोटर का एक फेज उड़ जाना कहलाता है, उसको बोलते हैं सिंगल फेजिंग बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की आयु वोल्टेज बढ़ने से, मतलब कि आयु वोल्टेज सपोज अगर बढ़ गया तो जो उसकी जो आयु होगी दोस्तों वो क्या होती है, घट जाती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, घट जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना कि 230 वोल्ट की डीसी मोटर को 230 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब मोटर पे क्या प्रभाव होगा, यानी कि मोटर के साथ में क्या घटना घटित होगी, यह क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कम दक्षता व अधिक स्पार्किंग होगी उस मोटर के साथ में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विभवांतर का वह मान जिस पर आयनीकरण की गति बढ़ जाती है क्या कहलाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को साथियों बोलते हैं क्रांतिक खतरनाक वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो 2 RCC खंभों के बीच की दूरी क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए RCC सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, जो अपने पोल होते हैं आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल, ठीक है, RCC पोल। और एक होता है दोस्तों PCC जिसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने पूछा अपना RCC, आप सबने देखा होगा मोहल्ले घरों आजू बाजू में गांव में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहा है एक पोल से दूसरे जो पोल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो वो होती साथियों इसमें क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ यहाँ पे 60 से 100 मीटर के लगभग। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 67 मीटर भी ओनली लिखा मिलेगा, मतलब कि वो भी ठीक है, वो भी सही है। यहाँ देखिए बीच का दायरा दे दिया, मतलब यह भी ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि एक घूर्णीय मशीन जो AC को DC में तथा DC को AC में बदल सकती है क्या कहलाती है। जो अपनी डीसी सप्लाई होती है आप सबको पता होना चाहिए, डीसी और एक होती है एसी। अपने भारत में 2 सप्लाई होती है, डीसी और एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट। तो वह कौन सी घूर्णीय मशीन है, देखिए क्वेश्चन को घुमा दे रहा है, देखिए आप अच्छे से पढ़िएगा कि क्या कर रहा है, एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में। तो वह कौन सी मोटर या मतलब मशीन है, वह है साथियों रोटरी कन्वर्टर होता है, जो क्या करता है डीसी को एसी तथा एसी को डीसी, मतलब कि यह रिवर्सिबल चलता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, इसमें 2-3 और ऑप्शन दिए हुए। इन्वर्टर, अब इन्वर्टर से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है साथियों, जो डीसी सप्लाई होती है उसको एसी सप्लाई में परिवर्तित कर देता है। आगे रोटरी कन्वर्टर तो पता ही आपको, इसमें जो MG सेट लिखा हुआ है दोस्तों यह भी क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तथा रेक्टिफायर जैसे कि सिलिकॉन SCR जो होते हैं ना, SCR जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित करते। तो दोस्तों आपको यह सब एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो सोडियम वेपर लैंप किस रंग का प्रकाश देता है। तो सोडियम वेपर लैंप जो होता है साथी वह पीले कलर का प्रकाश देता है, ये पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने की नहीं है। समान वोल्टता होती है, आपको पता है, समान फेज क्रम भी होना चाहिए था, समान पोलैरिटी मतलब समान ध्रुवता भी होनी चाहिए। तो यह तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो अपना समान करंट मतलब कि समान धारा होती है एप्लीकेबल मतलब नॉट एप्लीकेबल है, यह जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तापमान पर कोई ऊष्मक तंतु ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी प्रदान करता है। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई ऊष्मक तंतु मतलब कि फिलामेंट, ठीक है, कि गर्म होने पे क्या करेगा वो, मतलब जो बुरा ऊष्मक तंतु है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है दोस्तों, जब 900 डिग्री सेल्सियस का तापमान या फिर 900 डिग्री सेल्सियस तक वह गर्म होता है तो उसमें साथ में क्या करता है वो ऊष्मा प्लस जो प्रकाश होता है उन दोनों को प्रदान करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो किसके समानुपाती होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना फेराडे भैया थे उन्होंने दो नियम दिए थे किसमें, अपने रासायनिक में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको उन दोनों नियमों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, फेराडे जो वैज्ञानिक थे उनका जो पहला नियम क्या बोलता है विद्युत अपघटन के अंतर्गत क्या बोलता है, तो सुनिए साथियों, बहुत अच्छा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, विद्युत अपघटन के दौरान विमुक्त होने वाले किसी पदार्थ की संहति मतलब कि द्रव्यमान, मतलब क्या होता है यम होता है। ठीक है, द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट में से बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, मतलब कि प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, आवेश होती है ना, आवेश तो क्यू। तो आप सबने देखा होगा कि जो क्यू होता है क्यू बराबर क्या होता है साथियों, IT होता है, आपको इतना पता ही होगा, है ना, आपको पता है ना। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, एम प्रोपोर्शनल क्या हो गया, क्यू हो गया। तो जब क्यू का मान यह दर्शाया गया है तो एम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा ना। ठीक है, तो यह क्या बोलता है, फेराडे का पहला नियम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान मतलब कि यम किसके समानुपाती होता है, धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको साथियों। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उस कंडीशन में क्या लगता है, एक नियतांक लगता है जो क्या है साथियों, यहाँ पे Z है, ZIT है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नियतांक क्या लग गया इसमें, ZIT। ठीक है, ये आई है। तो Z यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ठीक है, किसका, पदार्थ का। ठीक है, तो एम बराबर क्या होता है, ZIT। ये क्या कहलाता है, अपना जो फेराडे थे विद्युत अपघटन का फर्स्ट नियम या फर्स्ट रूल कहलाता है। तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए नेक्स्ट इसमें आता है जो फेराडे का सेकंड नियम क्या बोलता है इसमें, कि विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत की समान मात्रा द्वारा विमुक्त तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ECE मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, इसीलिए इसमें देखिए M1 प्रोपोर्शनल Z1, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को कैसे दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं ना। ठीक है, ये अपना सेकेंड नियम। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन था, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फेराडे में विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, धारा व समय के गुणनफल के। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे देखिए एक लकड़ी दिया है, चांदी दिया है, पारा दिया है, तो ये सब तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, जो निकिल होता है। ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, यह क्या होते हैं, ये लोह चुंबकीय मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो थर्मोस्टेट को जोड़ा जाता है। तो आप सबने देखा होगा कि जो अपने हीटिंग एलिमेंट बने होते हैं, ठीक है ना, ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो जो अपने थर्मोस्टेट होता है ना, वो क्या करता है, लाइन के जो लाइन होती है अपनी जो जारी लाइन के काय में मिलता है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ से ये अपना ये आर मतलब कि प्रतिरोधक जो अपना नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसी के यह श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है, यह आपने देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसको, थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट क्या करता है इसके बारे में आपको पता भी तो होना चाहिए ना। थर्मोस्टेट क्या करता है साथियों, उसमें क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है कि अगर आपने सपोज उसको सेट करके रखा है कि जो अपना पानी है, पानी मतलब वाटर, कि ये जैसे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद में क्या करेगा, वो परिपथ से ये जो अपना हीटर जो है ना, इसका परिपथ को वो क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर जो भी आपने लेवल सेट करके रखा है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री, जो भी अपना डिग्री, उसके बाद में उतना पानी को गर्म होने देगा। उसके बाद उसको सेंस करेगा, उससे क्या होगा, वो जो अपनी सप्लाई है उसको क्या कर देगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट यह कार्य करता है। ठीक है,
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर क्षति का मान कुल क्षति का कितने प्रतिशत होता है। तो कोई डीसी जनरेटर है, उसमें आर्मेचर क्षति का मान जो कुल क्षति होती है मतलब ओवरऑल क्षति होती है उसका कितने परसेंट होता है, तो वो जो होता है 30 से 40% होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्न गेप तड़ित चालक को जब 440 वोल्ट सप्लाई पर प्रयुक्त किया जाना है तो तड़ित चालक के चालकों के बीच की दूरी होती है। तो साथियों उनके बीच की दूरी कितनी होती है 1.6 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर 1.6 mm आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजिंग चेंबर कक्ष का न्यूनतम तापमान क्या होता है। तो दोस्तों आपने सबने देखा होगा कि जो बड़े बड़े होटल्स रहते हैं उनमें बड़े बड़े फ्रिज लगे होते हैं, डीप फ्रीजर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत दिनों तक मतलब कि अपना जो सब्जी भाजी सब मतलब कि व्यवस्थित रखा होता है उसमें, मतलब कि तो वो जो उसका टेम्परेचर वो कितना होता है -5 डिग्री टेम्परेचर पर, न्यूनतम बोल रहा है, वो तो होता है -15 -17 तक रहता है उसमें, बाकी बोला न्यूनतम क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए -5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो कि एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। जो SCR होता है उसे बोलते हैं हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो क्या करता है AC मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट मतलब कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है, जिसमें PN जंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती, 3 होती है, तथा इसमें जो लेयर की संख्या होती है वो कितनी होती, 4 होती है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो कि एक 8 पोल वाली मोटर की 50 हर्ट्ज सप्लाई पर रोटर गति 720 RPM हो तो रोटर की स्लिप का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार और रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों को। देखिए इसको हम बनाते हैं तो देखिए आपके पास में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए P यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज दी हुई, ठीक है। उसके बाद में जो अपनी NR मतलब कि रोटर की स्पीड बोल रहा है ना, रोटर स्पीड देखिए लिखा हुआ है, ठीक, कितना दिया हुआ है साथियों 720 RPM दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, स्लिप निकालना है, ठीक है। तो आप सबको पहली बात देखिए, पहली बात स्लिप हमको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप ये जितने भी आंसर दिए हुए यहाँ पे सब परसेंटेज में दिए हुए, ठीक है। तो आप सबको साथियों इसके जो परसेंटेज स्लिप होती है उसका एक फार्मूला होता है, वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे पहले जो परसेंटेज स्लिप होता है उसका फार्मूला को लिख देता हूँ। तो देखिए परसेंटेज स्लिप बराबर क्या होता है दोस्तों, NS माइनस के NR, NS मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस NR मतलब कि होता है रोटर स्पीड अपान के NS मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड इनटू के 100, क्योंकि यह अपने को परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में NR तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, लेकिन NS नहीं दिया हुआ है, तो हमें NS मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड को निकालना होगा। तो चलिए साथियों हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपनी NS मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड होती है उसको निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो NS होता है क्या होता है 120 F अपान के P होता है, इतना आपको पता है। तो 120 इंटू के जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज दी हुई, P कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साथियों 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 का गुना कर देना उसमें, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। एक इसका जीरो कितना आ जाएगा 2 जीरो, ठीक है, अपॉन कितना साथियों 8 पोल है, ठीक है। 8 का जब आप इसमें भाग देंगे तो जो देखिए आपकी जो स्पीड कितनी आएंगी 750 RPM आ जाएंगे। आप करके देखिए 8 7 56 हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखिए और 1 0 मतलब कि 750 क्या आ जाएंगे अपनी NS, देखिए NS कितनी आ जाएंगी आपकी, जो अपनी NS कितनी आ जाएंगी साथियों 750 RPM आ जाएंगी, RPM, ठीक है। देख लीजिए कर लीजिए RPM लिखा है, ठीक है ना। तो 750, तो ठीक है। अपना जो स्लिप निकालने का फॉर्मूला था S बराबर क्या था अपना NS था माइनस के NR था, ठीक है, अपान के NS था। तो इसमें हम मान रख देते कितना जाएगा 750 माइनस के 720 अपान के 750 इंटू के 100, ठीक है, ठीक है साथियों। इतना आप कर सकते। तो 750 में से 720 जाएगा तो 30 आ जाएगा, इतना आपको पता है, ठीक है। 30 आ जाएगा और ये 100, तो ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। जब आप इसमें 750 मतलब कि 750 का भाग जब देंगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा 4 बार में कट जाएगा। आप करके देखिए आपका जो आंसर आएगा
4% मतलब कि 4% इसका आंसर आएगा साथियों। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका तरीका था मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो कि 33 kV लाइन की भवन की छत से न्यूनतम ऊर्ध्व ऊंचाई क्या होनी चाहिए। मतलब कि जो 33 kV लाइन आप सबने देखा होगा, सबको पता ही है। ठीक है, तो उसकी जो दूरी है छत से न्यूनतम ऊर्ध्व मतलब कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए साथियों 3.66 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन की मतलब एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आर्मेचर में से कम विद्युत वाहक बल व अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब पहली बात साथियों, ये जो क्वेश्चन है अपना डीसी जो अपना डीसी जनित्र होता है ना, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, सपोज हमें क्या करना है कि आर्मेचर से कम विद्युत वाहक बल मतलब कि वोल्टेज क्या होना अपने को लो होना, विद्युत धारा क्या होना हाई, मतलब कि आई क्या होना अपने को हाई होना। तो इस कंडीशन में क्या करते, देखिए हमारे पास में 2 टाइप की वाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर में। वह होती है दोस्तों, एक होती है लेप और एक होती है वेव। ठीक है, इन सब के बारे में आपको मैंने इसमें पढ़ाया हूँ, आपको पीछे थ्योरी क्लास में जाके देखिए, लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ, क्या होता है आपको सबको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन था अपना कि हमें वोल्टेज कम चाहिए तथा करंट अधिक चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो अपनी लेप वाइंडिंग होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सपोज अगर साथियों हमें करंट कम चाहिए और वोल्टेज अधिक चाहिए, तो उस कंडीशन में जो अपनी वेव वाइंडिंग होगी तो उस कंडीशन में वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वेव वाइंडिंग होती है तरंग वाइंडिंग होती है, मतलब कि सीरीज में होती है। ठीक है, और जो अपनी लेप वाइंडिंग होती है वो समांतर में होती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको साथियों ये भी पता होना चाहिए कि जो लेप होता है, लेप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या। ठीक है, तथा वेव में क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए हमेशा कि ए बराबर 2 होता है, चाहे पोलों की संख्या कितनी भी हो। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा लेप क्या है, वेव क्या है, ये सब वाइंडिंग्स के प्रकार है। डीसी जनरेटर में इन सब का यूज़ होता है। मतलब वाइंडिंग जो आर्मेचर में वाइंडिंग करते इस फॉर्म में करते, क्या लेप वाइंडिंग होती है और वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा अपना लेप। क्वेश्चन था अपना आर्मेचर में कम विद्युत वाहक बल व अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीसी का पावर फैक्टर नापने हेतु किस प्रकार का मापक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ये सब कोई नहीं आएगा, इसमें आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो डीसी विद्युत धारा होती है, डीसी करंट होती है, उसमें क्या होता है, जो पीएफ होता है ना, पीएफ मतलब कि पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है ना। ये क्योंकि जो डीसी का देखिए आपको पता होगा ये कुछ ऐसा ही चलता है ना, सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों, आगे देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसमें अपना देख लेते चलिए। गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग कितने वाट के लैंपों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए तो साथियों जो मैंने भी क्वेश्चन बोला था उसका जो आंसर है उसका आ जाएगा 300 से अधिक, है ना। तो साथियों आप सबके अपने जो आज के 25 क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए, साथ में उनके साथ में जो भी क्वेश्चन बन रहा था मैंने आपको वो भी क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। तो दोस्तों रोज़ के इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।